देखिए, महाराष्ट्र वासियों के पास कोई सुरक्षा नहीं है। कल खुलेआम पुणे के रास्ते पे लोग गन लेकर घूम रहे हैं। हमारी बदलापुर की बेटियों के ऊपर घिनौना कांड होता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो स्कूल के लोग हैं वो भाग जाते हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या हुई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र वासियों के लिए सुरक्षा नहीं है, पर इनकी सुरक्षा बढ़ रही है। तो ऐसा क्या थ्रेट परसेप्शन है जिसके चलते ये बढ़ाई गई है? तो डीजीपी हमें बताएं। डीजीपी जो हैं रश्मि जी, उनकी तो काफी उसमें एक्सपीरियंस रहा है लोगों के स्नूपिंग करने में और सिक्योरिटी डिटेलिंग में। तो बताएं ऐसी क्या उनपे आपदा आई हुई है कि फोर्स 1 की सिक्योरिटी भी आज उनको दी गई है। तो आज जो खुद अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं पर महाराष्ट्र में असुरक्षा जो बढ़ रही है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसका हम क्या ही कहें। दूसरा सवाल ऐसा है कि आज से जो है मुख्यमंत्री प्रचार के लिए उतरेंगे जमीन पर, आज उनकी रैली की है कई जगहों पर। किस तरीके से देखते हैं आप? आखिरी प्रचार रैली है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। वो जनता के बीच में दिख ही रहा है कि जिस तरीके से एक माहौल बनाया हुआ है महालूट का, महाभ्रष्टाचार का, और कॉन्ट्रैक्टर की पूरी सरकार चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर सरकार चल रही है, अदानी के ऊपर सरकार चल रही है। उस सब का खत्म होने वाला है। तो कितना भी प्रचार कर लें, जनता उनके साथ रहने नहीं वाली है, ये जानते हैं हम। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, उन्होंने कोई काम नहीं किया है जनता के। देखिए, किसी के प्रति कुछ कह देना ये भाजपा नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो भी आपका चैनल जो देखते हैं देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लगाया है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। और उन्हीं की देन है, जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे। तो 20 साल में बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां यहाँ इन लोगों ने लगाई है, कितने रोजगार के साधन इन लोगों ने सृजन किए हैं, कितने नियुक्ति पत्र इन लोगों ने अभी तक विगत वर्षों में इन लोगों ने बांटने का काम किया है। ये कहते हैं हमने सड़क बना दिया, हमने। ये देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार है, जो सड़क बनाना है ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो भी सरकार आएगी इस तरह का काम चलता रहेगा। लेकिन आपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। दीदी, जम्मू कश्मीर यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये बताना चाहिए कि नौकरी लेने के और देने के दौरान उन्होंने कितना घोटाला किया है। तो ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सब एजेंसियां इनके हाथ में है। सुबह शाम उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं। आज फलाने को नोटिस देना है, आज चिल्लाने को नोटिस देना है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो सब इनके पास है। और क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये अपमान कर रहे हैं। जो 3-3.5 लाख नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिला है उनका वो अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मतलब उन टीचरों का अपमान कर रहे हैं। यूपी से आकर के देश जगह जगह से लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनको यहाँ पे बिहार में नौकरियां मिली है, उनका वो अपमान कर रहे हैं। और यही काम सिर्फ इन लोगों को आता है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि देखिए, मुंबा देवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो या फिर जहां हम हैं अभी कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। 15 साल से आपके पास एक आमदार है, लेकिन इसका प्रपोजल तक नहीं गया है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, माँ अम्बा देवी और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ, कि सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो कमाटीपुरा एरिया का। क्योंकि आपने देखा है यहाँ वस्तुस्थिति क्या है। इतने सारे लोग, उनके घर की समस्या, स्वच्छता की समस्या, पानी की समस्या, लिस्ट अनगिनत है। परसों रात को यहाँ बहुत बड़ा आग, और वो आग के साथ साथ फायर सिक्योरिटी को भी लेके कोई प्रावधान नहीं। मुझे लगता है एक फुल प्रूफ प्लान की आवश्यकता है, और यही मेरा लक्ष्य रहेगा यहाँ।
Modi ji's government works only for his big businessmen friends. മോദി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിസമ്പന്നരായ വ്യവസായി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. His objective is not to give you a better life. It is not to find new jobs for your young who are educated. It is not to provide better health or education initiatives and programs. It is simply to stay in power by any means possible. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ലഭ്യമാക്കലല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു വിധേനയും അധികാരത്തിൽ തുടരുക എന്നത് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. And what are those means? Those means are dividing you, spreading anger, spreading hatred amongst you. എന്താണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭീഷണി, അവരുടെ ഇടയിൽ ദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുക, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വൈരാഗ്യം പടർത്തുക, വിദ്വേഷം പടർത്തുക, ഭയം പടർത്തുക. ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Taking your rights away from you, oppressing democratic institutions, taking your lands, giving them to big people, taking your ports, airports, everything that rightfully belongs to the people of India and handing it to his friends. എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായമായി അവകാശപ്പെട്ട ഭൂമി, നമ്മുടെ തുറമുഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായികളായ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ് നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്യുന്നത്. So my sisters and brothers, the fight that Rahul Gandhi ji has been fighting is your fight. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, രാഹുൽ ഗാന്ധിജി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടമാണ്. It is our fight, every single one of us standing or sitting on this stage, and it is your fight, each and every Indian who loves his country and who believes in democracy and equality. രാഹുൽ ഗാന്ധി कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक है वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ 7 उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। वो प्लेसमेंट एजेंसी खुलवा के नौकरी देने के नाम पे झारखंडी नाबालिग लड़कियों को ले जाते थे दूसरे राज्यों में और तरह तरह से उनका शोषण होता था। इसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बंद किया, उन्हें वापस लाया। उन्हें मैया सम्मान योजना से इसलिए जोड़ा गया कि 1000 रुपए और उसके बाद 2500 रुपए देकर उन्हें थोड़ा सा आर्थिक मदद करे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। स्किल डेवलपमेंट करा के उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोयले की रॉयल्टी का अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया। अगर वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। अच्छा, आज बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज भाई दूज का समय है। जो रक्षा पूर्णिमा के बाद जो हम भाई के लिए जो प्रार्थना करते हैं वो भाई दूज होता है। और हम हमारे मतलब बंगाली के नियम अनुसार ये तो मतलब एक बहुत बड़ा पार्वन है जिसके लिए हर बहन पूरा साल अपेक्षा करती है कि भाई को उस दिन मतलब लंबे आयु के लिए प्रार्थना करती है भगवान से। और उस दिन बहुत टाइप का पकवान भी बनाया जाता है जो हम मुख्यमंत्री जी को तो नहीं खिला पाए, लेकिन दादा से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि अगले साल हम उस तरह का एक पार्वन हम करना चाहते हैं कि दादा को हम ट्रेडिशनल डिशेस वो करें। लेकिन हम ये आज सीएम रेसिडेंस में पूरा महिला मोर्चा की ओर से त्रिपुरा राज्य के हर एक जगह से हमारे जो इंडिजीनियस दीदियां भी है वो लोग भी आई हुई है और दादा की लंबे आयु के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। जैसे हमारे सीएम महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह, जिस तरह से मोदी जी भी महिलाओं के एम्पावर और सशक्तिकरण में लगे हुए हैं, उसी तरह हमारे सीएम सर भी
प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह भी लगे हुए हैं। और त्रिपुरा राज्य में आप जान के खुशी होंगे कि महिलाओं का बहुत अच्छा दर्जा है और सब कुछ महिलाओं को मिल रहा है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके लंबे आयु के साथ हम लोग महिलाएं जिस तरह से सुरक्षित है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जिस तरह त्रिपुरा राज्य में है वो बरकरार रहे। और हम अपेक्षा होप नहीं करते हैं, मतलब हम श्योर हैं कि उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जरूर खुशहाल रहेगा त्रिपुरा राज्य में। और सबको त्रिपुरा के सभी जनगण को आज भाई दूज के दिन पे सब भाइयों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा और अभिनंदन, और सब दीदियों को भी और बहनों को भी मैं अपने ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। हम सदा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी आपके साथ है, पूरा संगठन आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है। तो आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आप सब बड़ों को नमन करते हुए मैं यहीं पे प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन बहुत आनंद पूर्वक हमारा रहे। और ये भी बात मैं कहना चाहती हूँ 7 तारीख को मतलब हम आपको बोलना चाह रहे हैं, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को भी हम लोग भाई दूज की देंगे 7 तारीख को, जो 7 नवंबर को होगा। वो हमारे पार्टी की ओर से, प्रदेश त्रिपुरा महिला मोर्चा की ओर से हम सभी मतलब हमारे जो नेतृत्व हैं सभी को हम पार्टी ऑफिस में भी भाई दूज के अवसर में वो, और आपको भी निमंत्रण रहेगा, मीडिया पर्संस को भी निमंत्रण रहेगा, आप जरूर उसमें आना। और त्रिपुरा की खुशहाली के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। इसकी बात की जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या पिताजी के साथ जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और उनकी सीट को रिटेन करने की बात आ जाती है, तो काफ़ी लोगों की आंखें उस पर नज़र रखा गया है कि क्या होता है। पहले एक बार लड़ चुकी हूँ चुनाव 2017 के बीएमसी के इलेक्शंस में और पराभव देख चुकी हूँ, तो जानती हूँ कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है। और सिर्फ चुनावी मैदान पे आके आप खड़े हो जाओ और ऐसा हो कि हाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और आप खड़े हो गए एज अ कैंडिडेट नहीं है। पिछले 7 सालों से, जब से 2017 में मैंने बीएमसी के चुनाव हारे थे, लगातार अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में सोशल फील्ड पे काम करती रही। पिताजी के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया और चुन के उनको लाया। उसके बाद लगातार उनके नेतृत्व के नीचे काम करती रही, लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, अनुशक्ति नगर विकास काम को अच्छी तरीके से जानती हूँ, पहचान रही हूँ और उसका फॉलोअप भी कर रही हूँ। ये पूरे 5 साल कोविड की महामारी आई, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पिताजी नहीं थे। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों देखिए दो मुद्दे हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। तो लोकसभा के चुनाव हुए आज से 6 महीना पहले, हर क्षेत्र में एक खासदार आए हैं, एक नैरेटिव चलाया गया था, एक लहर चली थी, अलग लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं चुनावी मैदान में, तो वो सारे मुद्दों को लेके लोगों ने वोट किया। लेकिन पिछले 6 महीने में उधर के खासदार ने किस तरीके से आपके साथ काम किया है, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ना की शुरुआत की, या उन्होंने कितने कार्यालय खोले, अगर वो कार्यालय खोले तो कितनी अवेलेबिलिटी होती है, ये सभी चीजें आज लोगों के बीच में बातें हो रही है। और विधानसभा के चुनाव में लोगों का यही मानना होता है कि अगर एक आमदार को हम चुन के दे रहे हैं तो हमारे लिए कितना काम करेंगे, हमारे लिए कितना एक्सेसिबल है। कि अगर खासदार के जैसे खासदार का एरिया बड़ा होता है तो खासदार का संपर्क डायरेक्ट ये मतदार से नहीं होता है, लेकिन आमदार का संपर्क ज्यादा होता है, उससे कहीं ज्यादा संपर्क होता है नगर सेवक का। तो विधानसभा के चुनाव के टाइम पे मतदार अपने नेता को देखता है और अगर वो काम करने वाला है या काम करने के लिए सक्षम है या एक्सेस रखता है, उनकी परेशानियों को समझ के उस पर आगे इम्प्लीमेंट करता है, सोल्यूशंस लाता है, तो नैरेटिव सेट करना विधानसभा के चुनाव में थोड़ा डिफिकल्ट है। मैम, आप भी महिला हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की बात करते हैं, यूपीटी के नेता और वरिष्ठ नेता है अरविंद सावंत, जिस प्रकार से साइना एनसी के लेकर जो उन्होंने विवादित बयान दिया, उनके बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि महिला नेता के खिलाफ आपकी लोगों के बीच जाती है। महिला के ऊपर कोई भी बयानबाजी देना या उनके ऊपर कोई भी टिप्पणियां करना, चाहे वो कोई भी
पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो या पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल कोई भी क्षेत्र से एक महिला के ऊपर टिप्पणी करना गलत है। हम उसका निषेध करते हैं, चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से। महिलाओं को टारगेट करना या उनको नेम कॉलिंग करना कोई भी क्षेत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है, ना आज है ना आगे कभी होगा। मैम बात करते हैं जो जिस प्रकार जहाँ से नॉमिनेशन से लड़ रहे सुरत मानपुर से, जब उनका नाम सामने आया, हालांकि बीजेपी पहले से इनका विरोध कर रही थी, आप किस तरह जब सामने चल रहा था चुनाव का संभावना था, बीजेपी विरोध करी, अब शिवसेना बात को मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ क्लियर कह दिया कि हम उनको समर्थन करें। भाई हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार की घड़ी निशानी पे चुनाव लड़ रहे हैं और अनुशक्ति नगर विधानसभा हो गया या मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा हो गया, दोनों जगह महायुति ने शिवसेना धनुष्यबाण के सिंबल पे कैंडिडेट दिया है। हम दादा के साथ है, जनता हमारे साथ है। हम अपने काम के आधार पर लोगों से मत मांगते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमको चुन के देंगे हमारे काम के आधार पर। लेकिन विरोध जिस प्रकार से बीजेपी विरोध करी उन्होंने मिल सका, वो हमेशा से आप हिस्ट्री खोल लीजिए ना, बीजेपी का हमेशा नवाब मलिक सर के अगेंस्ट विरोध रहा ही है और अभी कौन विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है, उस पर नहीं ध्यान देते हुए इलेक्शन का समय है, हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में अपने काम रख रहे हैं, काम किया हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के अंदर विश्वास है, वो सभी आधार पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे बढ़ के उस पर जीत हासिल करेंगे। कैसा लगा? ये पूरी सीरीज ही जो है वो हम सबके लिए काफ़ी निराशाजनक रही है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड यहाँ पे आई थी तो उम्मीद तो यही थी कि ये शायद रिज़ल्ट जो है वो 3-0 होंगे, पर वो भारत ये सीरीज़ जीतेगा क्योंकि जिस तरीके की भारत की टीम है। बट दे आउट प्लेड अस, दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस, यही कह सकता हूँ। और जो कंडीशंस थी वो जो बनाई गई थी कंडीशंस, वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया न्यूजीलैंड ने। दे वर द स्मार्टेस्ट टीम एंड दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस। सिंपली वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। रोहित जी ने कहा है कि कैप्टन होने के नाते मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ। देखिए, कप्तान के ऊपर ज़रूर जिम्मेदारी होती है, मगर साथ ही साथ जो टीम है, टीम की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी कप्तान की बनती है। ये बात सही है कि कप्तान जब जीतता है तो उसकी सराहना भी बहुत होती है, जब कप्तान हारता है तो उसकी बातें भी बहुत सुननी पड़ती हैं। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बहुत सारे कप्तान ऐसे भी थे जिन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, पर जीत की खुशी में हमेशा वो सबसे आगे आके खड़े हुए हैं। तो बट नाइस ऑफ हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर है, वो और मुश्किल वाला टूर है। पर एक चीज़ वहाँ पे अच्छी होगी, जो कंडीशंस है वो बेटर होगी क्रिकेट के लिए। जो ये कंडीशंस थी ये बहुत ज़्यादा इन फेवर ऑफ स्पिन थी, जहाँ मतलब दूसरों के लिए खड्डा खोदा तो था पर गिर खुद गए। और ये आज से नहीं, कई सालों से चलते आ रहा है कि लगातार ऐसी पिचेस पे क्रिकेट होती है जहाँ 3-3.25 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। तो कुछ पिचेस तो ऐसी हैं जहाँ 2.25 दिन में भी मैच ख़त्म हुआ, 2.5 दिन में भी मैच ख़त्म हुआ, जो कि एक सही आईना नहीं दिखाता है टेस्ट क्रिकेट का। टेस्ट क्रिकेट का मतलब होता है कि 5 दिन का मैच, 5 दिन वो गेम चले, उसमें जो टीम अच्छा खेले वो जीते। क्योंकि ऐसी जब हम पिचेस बनाते हैं तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई टीम तो जो है वो भारी पड़ेगी, और न्यूजीलैंड ने वो करके दिखाया है। पहले एक बार इंग्लैंड भी ऐसे भारी पड़ी थी, वो भी सीरीज जीत के गई थी। तो कंडीशंस जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी जो है वो नहीं होनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से होती आ रही है। स्पिन के फेवर में इतनी ज़्यादा पिचेस बनाई जा रही है जिसमें ऐसे रिज़ल्ट जो हैं वो आने फिर कभी ना कभी तो जो है वो आ ही जाएंगे। पर अगर अच्छी विकेट पे क्रिकेट खेलें तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज जो 121 रन बनाए हैं कि उतने तक की सक्षम है। मुझे लगता है कि इनमें बहुत काबिलियत है, क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, इसमें बहुत सारे कैरियर है जो ख़राब भी हुए हैं। रहाणे का कैरियर जो है वो ख़राब हुआ है, और कई प्लेयर हैं जिनकी एवरेज जो है नीचे गिरी है। लोग विराट कोहली की बात करते हैं। भारत के जब भारत में मैचेस होते हैं तब इनका रिकॉर्ड कुछ और है। बाहर जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले विपरीत हुआ करता था, भारत की पिचेस पे जो खेलते थे उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया होता था, रन ज़्यादा बनाते थे, और बाहर थोड़ी सी एवरेज में गिरावट आती थी। बट अब अगर देखें तो क्योंकि बाहर की पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी बेटर होती हैं, वहाँ पे हमारे इंडियन बैट्समैन फ्लरिश करते हैं, वहाँ उनकी एवरेजेस जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे हमारे हर एक बल्लेबाज की जो एवरेज जो है वो गिरी है। तो कॉन्फिडेंस आपके बल्लेबाजों का जब तक नहीं रहेगा तो फिर टीम कैसे आगे बढ़ेगी।
बिल्कुल कहीं ना कहीं रन बनाने में भी जल्दबाजी की है, क्योंकि फोर्थ डे था, ये एक और दिन पड़ा था। कंडीशंस वैसी थी ना, क्योंकि आप डिफेंस कर नहीं सकते। अगर बॉल रोक रहे हो, श्योर शॉट नहीं हो कि बॉल कहाँ जा रहा है, तो अगर स्पिनर को ही नहीं पता उसका बॉल कहाँ जा रहा है, तो बल्लेबाज को कैसे पता होगा कि बॉल किस तरफ जाएगा। तो आई थिंक कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी क्रिकेट अगर खेलनी है तो अच्छी विकेट पे खेलनी होगी। अच्छी विकेट पे आप अच्छी क्रिकेट खेल के मुझे लगता है कि आराम से न्यूजीलैंड जैसी टीम को आप 2-0 से 2-1 से हरा सकते थे। पर ऐसी कंडीशन में जहां न्यूजीलैंड, मुझे लगता है ये खुद सोच के आया होगा कि उनको कोई चांस नहीं है, बट जब वो टॉस जीत जाते हैं तो वही टीम हमारे पे भारी पड़ गई। तो टॉस बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है ऐसी पिचेस में। विराट के ये किस तरह का एनकाउंटर था, अभी क्या पोजीशन है? ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी को एक स्पेसिफिक इत्तला मिली थी, और उस इत्तला को डेवलप करने के बाद जो खानियार में थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहां पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी, तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला, और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। तो इसमें अभी तक क्या पोजीशन, कैजुअलिटी किसकी हुई है, कहां से? इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करता था, पाकिस्तानी था, कुछ इसकी इन्वॉल्वमेंट थी यहाँ पे इससे पहले? अब तक की ताजा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक इसकी इन्वॉल्वमेंट जो पिछले साल जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में था, इसका रोल और इन्वॉल्वमेंट उसमें आया है, और बाकी तफ्तीश उसमें रवा है, और इसका रोल और उजागर करके इसको हम लीगल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। कल भी जो नॉन लोकल्स पे अटैक हुआ था, और आज यहाँ कुलगाम साइड से भी एनकाउंटर शायद हुआ था, वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटी? आज एक और जो है कोकरना लारनू के इलाके में जो है सुरक्षा बलों को इतला थी, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी, एसओजी और अन्य सैनिक बलों ने वहां उस इलाके में थोड़ा सा कॉर्डन सर्च करा था, जो कि ऊपरी इलाके हैं, थोड़ा सा रगड़ इलाके हैं। तो वहां पे कुछ जो आर्म्ड टेररिस्ट की मूवमेंट जो ऑब्जर्व हुई, और उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसमें जो है 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको हलाक किया गया। अब वो ऑपरेशन कंक्लूजन स्टेज पे आ रहा है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है या जम्मू कश्मीर पुलिस काफी एफर्ट्स लगाए, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए सारा पीसफुल रहा, तो अब पुलिस तरह होना, क्या प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स हम देख रहे हैं श्रीनगर में फिर से कुछ उभरने लगा? देखिए, ऐसे है कि ये इनपुट्स आते रहते हैं, और ये इनपुट्स पे डेवलप करने के बाद ही सुरक्षा बल इस टाइप की कार्रवाई करते हैं। तो लिहाजा ये सुरक्षा बलों के लिए ये अच्छी सिग्निफिकेंट ये जो है हमारी तरफ से पहल भी रही है, और एक सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट भी है। तो सर खानियार खोला गया अभी थोड़ा सा सर्चेज वहाँ रवा है, थोड़ा सा, क्योंकि आम सिविलियंस के लिए आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा और सिक्योर करने के लिए सैनिटाइजेशन अभी स्टेज पे है, तो वो थोड़ी देर में मुकम्मल कर ली जाएगी। आज श्री कृष्ण भगवान की तिथि के अवसर पर गोवर्धन पूजा जिसे कहते हैं, हम लोग मना रहे हैं। गांव गाँव के लोग, सारे लोग दीपावली के बाद यह त्योहार के रूप में मनाते हैं। इंद्र के प्रकोप से तमाम लोग दहशत में थे, गाय और कृष्ण भक्त लोग, सब लोग कृष्ण भगवान उसी समय गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए और सारे प्राणियों की रक्षा किए, और इंद्र के घमंड को नाश किए, खत्म किए। ये हम लोग के लिए एक इतिहास है, और एक ग्रंथ के रूप में हम लोग सब लोग मनाते हैं। आप लोग मना रहे हैं, बहुत खुशी है।
में मनाना चाहिए, गांव-गांव में मनाना चाहिए, हर खेत खलिहान में मनाना चाहिए। आज उसी तरह से धरती पर प्रकोप, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ा हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के सभी लोगों को इस काम को करना चाहिए। मुझे श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे कृष्ण की जय।